मैं एवरीडे मेडिटेशन करूंगी, मैं एवरीडे एक्सरसाइज करूंगी, भले ही वो 10-10 मिनट करो, क्योंकि हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी को, ब्रेन को एक सर्टेन टाइम पीरियड की रेस्ट की जरूरत है। तो मैं कहती हूँ 5-5 मिनट के रिमाइंडर रखती हूँ 5 मिनट और 5 मिनट और। हम बच्चों को बोलते हैं कि अब फोन नहीं लो, फोन नहीं लो, तो क्या लो, हमने वो ऑप्शन ही नहीं दिया। खुद से खुद का रिश्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते और एक्सपेक्ट करते कि हमारे रिश्ते हमें खुश रखें। सक्सेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। आज का हमारा जो एपिसोड है कंप्लीटली सक्सेस और माइंडसेट पे बेस्ड है, और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है सुनीता गोस्वामी जी, जो 14 इयर्स से NLP कोच रह चुकी है। 28,000 पीपल को उन्होंने पर्सनली 1-on-1 हील किया है थ्रू हर पर्सनल कोचिंग एंड सेमिनार्स। और सुनीता जी का अपना एक बिजनेस कम्युनिटी भी है, बिज थ्राइव, जिसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे। सो टुडे let's welcome Dr. Sunita Goswami, NLP expert. Let's welcome Sunita ji today. So Sunita ji, how are you first of all? Absolutely fine. And आपसे मिलके तो obviously और खुश हो गए। Thank you so much. Same here. So Sunita ji, my first question would be, is it possible to change a person's total personality? Absolutely. आप अपने आप को देखो, मुझे देखो, बहुत सारी फीमेल हैं जो आफ्टर मैरिज अपने आप को चेंज करती हैं। सो ये तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है कि डेफिनेटली कोई भी पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, विलिंगली और नॉन विलिंगली, राइट। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे गांव से लोग आते हैं जो शहर में आके जब जॉब करते हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को, वहाँ के कल्चर वैल्यूज को हम डेफिनेटली अडेप्ट करते हैं। यहाँ से कितने लोग हैं जो US UK बाहर जाके जॉब करते हैं, एंड वी अडेप्ट देयर उनकी जो एनवायरनमेंट है, उनका जो कल्चर वैल्यूज है, उनको हम डेफिनेटली करते हैं। तो यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। So why do you recommend personality development trainings? See, if someone wants to enhance their own personality, then personality development training really help. कि उनको किस तरह से बात करना है, बैठना कैसे, एटिकेट्स वाइज भी, इवन योर बॉडी पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फेस एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल देती हूँ कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं तो उनके हाथ ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, राइट, एंड दैट शोज कि आप बहुत लो कॉन्फिडेंट हो। अगर आपके अपर टॉर्सो से आपका हाथ यहाँ पर रहता है, दैट शोज कि यस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, right? So these are small things, definitely वो personality development में उनको सिखाया जाता है। Alright, so personality development की जो ट्रेनिंग होती है वो कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है, and why is it important for every field person to take personality development training? See, अब जो है प्रोफेशनलिज्म अब हमारे इंडिया में भी बहुत बढ़ गया है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, प्रोफेशनल एटिकेट्स, प्रोफेशनलिज्म, वेदर इट्स आप 5 मिनट कहीं लेट हो रहे हो, आप अगले को इन्फॉर्म कर रहे हो, वो अगले के दिमाग में, आपके जो भी पर्सन है उसके माइंड में आपका फर्स्ट पिक्चर क्या बनता है, ही इज अकाउंटेबल और शी इज अकाउंटेबल, right? So these all small things covered in personality development. And इसको हम 2 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। One is very basic personality development, other is जिसमें हम प्रोफेशनलिज्म सिखाते हैं, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक थर्ड पार्ट आता है जो सिर्फ मॉडल्स के लिए या ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जो ग्लैमर से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर पर्सनालिटी, एटिकेट्स, बात करने का तरीका इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन इन प्रोफेशनल लाइफ, हाँ, इन जनरल प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सक्सेस एंड माइंडसेट, स्पेशली माइंडसेट प्लेज अ मेजर रोल। सो माइंडसेट के बारे में मुझे बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को सेट करना, डेवलप करना इन टर्म्स ऑफ बीइंग मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप कुछ भी कर रहे हो, वेदर यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने अपने लिए कोई गोल डिसाइड नहीं किया, गोल के लिए अगर आपने कोई सिस्टम नहीं किया, प्लान नहीं किया, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते हो। एंड उसके लिए माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यस आई वांट टू डू इट, ये मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि वो कैसे, हाउ टू डेवलप दैट कि मुझे करना ही है।
अगर कोई अननोइंगली कोई मतलब इंटेंशनली करना चाहता है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका एनवायरनमेंट। आप अपने अगर आप देखना चाहते हो कि मैं आने वाले 2 साल में मैं कहाँ जाना चाहती हूँ या मैं कहाँ पहुंचूंगी, आप सबसे पहले अपने मोबाइल की फीड को चेक कीजिए। आपका मोबाइल आपको कौन से रील्स दिखा रहा है, बिकॉज दैट शोज योर माइंडसेट कि आपका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड के वीडियोस आपके फीड में दिख रहे हैं, दैट मीन्स आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो, आपको जंक फूड अच्छा लगने लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुन रहे हैं, उनके रील्स देख रहे हैं, आपका जो फीड है आपको वो दिखा रहा है। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू नो कि आपका माइंडसेट अभी कैसा है, और अगर आपको वो चेंज करना है तो सबसे पहले अपने मोबाइल का फीड चेंज कीजिए, वेदर इट्स योर इंस्टाग्राम, वेदर इट्स योर फेसबुक, सबसे पहले वो चेंज करना इंपॉर्टेंट है। आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, एक्चुअली आई रियली फील इट राइट नाउ कि हमारा फीड कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ वो आई गेस हमें मैनिपुलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप वही चीजें देखते हो जो आपको देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा लगता है, वो सही है या गलत है, ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है, राइट। एंड अगर जब विलिंगली आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो उस फीड को चेंज करो जिसको दिन में आप शायद 10 बार आप अपने मोबाइल को चेक कर रहे हो। सो सबसे पहले उस फीड को चेंज करो। आप अपना एसोसिएशन एनवायरनमेंट चेंज करो। एसोसिएशन एनवायरनमेंट से आई एम नॉट सेइंग कि अपना घर बदल दो, अपनी फैमिली बदल दो, बट आप अपने एसोसिएशन में बुक्स को लेके आओ, ऑडियो बुक्स को लेके आओ, आप इस तरीके की चीजों को लेके आओ जो आपके माइंडसेट के साथ में प्ले करे। आज हम इस लेवल 1 पर है, हमें लेवल 10 पर जाना है, तो जो लोग लेवल 10 पर काम कर रहे हैं हम उनके बारे में जाने, राइट। सो वहाँ पर डेफिनेटली माइंडसेट के साथ आपकी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड उसी से ही ग्रेजुअली माइंडसेट चेंज होता है। So habits also play an important role. Very important role. Mindset. Yes. Since birth, some people have specific habit in their own. So is it possible to change intentionally or unintentionally? Absolutely, it is possible. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने environment के साथ सबसे पहले प्ले करना है, आपको अपने अंदर में कौन सी हैबिट डालनी है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जनरली देखा गया लोगों को एक्सरसाइज करना है, ये हमें पता है, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले क्या होता है कि एक आपने इंफॉर्मेशन ली कि मुझे एक्सरसाइज करना है, इट इज़ नेसेसरी। अब आपने उसकी रिसर्च की कि मेरे लिए क्यों एक्सरसाइज, दैट बिकम्स योर नॉलेज, राइट। इंफॉर्मेशन से वो नॉलेज बना, नॉलेज से आप उसको अपनी स्किल बनाते हो, जब उसके ऊपर वर्क करते हो देन ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी आपकी जो होती है वो उसको हैबिट बनाती है, एंड हैबिट आपका बिहेवियर बनाती है, एंड बिहेवियर से एक्शंस आता है। तो ये पूरा साइकिल होता है कि कोई भी इंसान जब अपने आप को चेंज करना चाहता है उसको ये साइकिल को अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे हेल्दी बनना है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शायद मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बट इट्स नॉट मेहनत का काम। आपको सिर्फ अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एवरी डे सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो भी आप ग्रेजुअली वो हैबिट बिल्ड कर पाएंगे, राइट। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि एक्सरसाइज, आप फॉर एग्जाम्पल आपको योगा करना है, अब आप सुबह अगर योगा मैट ढूंढने जाओगे, आपका जो मोटिवेशन हुआ है ना कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो उस हैबिट से रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके सामने होनी चाहिए। दैट मीन्स वी आर प्लेइंग विथ आवर एनवायरनमेंट। तो आप कोई भी हैबिट को बहुत जल्दी अक्वायर कर सकते हैं, अडेप्टेशन आ सकता है। यस। So success mindset needs to develop some habits. Right. So how to develop habits overall? सबसे पहले तो सक्सेस माइंडसेट की कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए जो आपको आपके माइंड को सक्सेसफुल बनाए। सो मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो 8 एस्पेक्ट्स होते हैं, बट 4 पिलर्स की अगर हम बात करें तो पहला आपका खुद की हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ में ही आपका रिलेशनशिप, फैमिली के साथ रिलेशनशिप आ गया, वो एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। आपके फाइनेंसेस कैसे आप मैनेज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो, वो एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम अपनी हेल्थ के ऊपर हम आ गए, माइंडसेट को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उसके लिए कौन सी
चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने दिन में एटलीस्ट 1 घंटा न्यू लर्निंग के ऊपर दो, तो ही आपका ब्रेन सक्सेसफुल बनेगा। ये जो मैंने 4 पिलर्स आपको बताया, ये 4 पिलर्स बेस है। ये बेस स्ट्रांग है तो आगे की इमारत मजबूत बनेगी। अब इमारत को मजबूत बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे रूटीन में 1 घंटा एटलीस्ट होना चाहिए जहां आप न्यू लर्निंग को ले रहे हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर ओन फील्ड, वेदर इट्स योर फ्यूचर, रिलेटेड टू योर फ्यूचर प्लान, बट वो 1 घंटा लर्निंग का जरूर होना चाहिए। सेकेंड, योर एसोसिएशन, जिसके लिए हमने पहले भी जिक्र किया कि आपका एसोसिएशन, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अब कोई भी हैबिट हम लेते हैं, जैसे रीडिंग अ बुक, लोगों को अब क्योंकि हमारा टाइम स्पान इतना कम हो गया है कि एक पेज पढ़ना भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, because most of the time people are on phone, no? They're yes, watching exactly, reels. exactly. हम लोग रील्स देख लेते हैं, हमें लगता है ठीक है बहुत ज्ञान है हमारे पास में, हाँ. तो वो उतने पेशेंस ही नहीं है कि हम एक एक पूरी बुक को पढ़ सके। सो अगर आप हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बुक पढ़ने की हैबिट हमें डालनी है, तो मैं बहुत इजी हैबिट ट्रैकर आपको बताती हूँ, जिसको अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली वो हैबिट 21 डेज और 40 डेज, इट डिपेंड्स टू अ पर्सन, आपके अंदर में डेफिनेटली इनकलकेट होती है। हैबिट ट्रैकर में आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम लेना है, वहां पर आपको सीरियल नंबर, डेट, आपने एक हैबिट डाली एंड आपने कितने मिनट उसको दिए, एंड देन यू आर गिविंग अ ग्रेड। ओके, आपने फॉर एग्जांपल आज की तारीख डाली, आपने लिखा बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आप एवरी डे करना ही है। दिस इज exactly what how we make our to do list. टू डू लिस्ट इज समथिंग कि आपको आज के दिन में क्या क्या टास्क करने हैं, राइट। हैबिट ट्रैकर इज समथिंग कि वो पर्टिकुलर ही हैबिट आप एवरीडे कर रहे हो और कितनी देर कर रहे हो। ये कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए होता है। कई बार क्या होता है, लोग, जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ जिम का, तो लोग सोचते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार जिम जाऊंगा, 1 घंटा जिम करूंगा एंड इट इज दैट विल बी वर्किंग फॉर मी। जैसे हम डाइट और एक्सरसाइज के गोल सेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एकदम इन्फ्लुएंस होके बहुत बड़े गोल सेट करते हैं, बट हम वो बड़ा गोल नहीं अचीव करने वाले, वो इंटेंसिटी हो गया। वो 10 डेज का स्पैन रहता है 10 दिन हम डाइट भी करते हैं, 10 दिन जिम भी जाते हैं, 11वें दिन नहीं यार छोड़ना कौन करेगा, वो वाला आ जाता है। हाउ टू मेंटेन दैट। अब उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट ही आपको चेंज करना है। अभी आप बुक्स, जो भी बुक आपको पढ़नी है, अब जैसे हम एग्जाम्पल बुक का ले रहे हैं, तो मैं बुक के बारे में बताऊंगी। आपने अपनी साइड टेबल पर बुक रखी है और आपने डिसाइड कर लिया है कि चाहे मैं एक पैराग्राफ ही पढूं, बट मैं एवरीडे पढ़ूंगा, और आपने अपने हैबिट ट्रैकर में डाल दिया आज की तारीख ये है, उसमें मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, टिक, राइट। सो योर माइंड विल से कि यस, मैंने मेरा गोल जो डिसाइड किया मैंने अचीव किया। सो मेक अ स्मॉल गोल। अपना जो भी गोल है उसको चंक डाउन करना स्टार्ट कर लो, और चंक डाउन करके उसे अचीव करना शुरू कर लो। देन ग्रेजुअली अब ऐसा होगा कि डेफिनेटली जब आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे, दूसरे दिन आप जब दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो थोड़ा एक पैराग्राफ को रिलेट जरूर करोगी कि अच्छा मैंने कल क्या पढ़ा था, राइट। वो इतना तो आपको याद नहीं रहेगा। आपने धीरे धीरे वो आपको एक पेज पढ़ने की हैबिट आएगी। हो सकता है आपको जब वो हैबिट लगेगी, जब आपके अंदर में वो आदत बनेगी, तब आप एक चैप्टर भी पढ़ पाएंगे। एंड अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि चलो बुक रीडिंग की हैबिट तो डाल दी हमने, लेकिन उसको कितना अपनाया। कई लोग गोल बनाते हैं कि मैं साल में 30 बुक्स पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं है। आप 30 बुक्स पढ़ रहे हो, कोई कुछ नहीं होने वाला है उसका। आप भले ही 10 बुक पढ़ो, लेकिन उस 10 बुक से क्या ज्ञान लिया उसका एक क्रंच तैयार करो और उसको अपनी लाइफ में लेके आओ, तो वो बुक रीडिंग का बेनिफिट है। अब इसमें आप कोई भी हैबिट ले लो, आप एक बार में 3-4 हैबिट ले लो। मैं एवरीडे मेडिटेशन करूंगी, मैं एवरीडे एक्सरसाइज करूंगी, भले ही वो 10-10 मिनट करो, बट वो आपको बूस्ट करेगा। एंड उस ट्रैकर में आप देख पाओगे कि किन दिनों मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैं स्किप कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा आप कितना प्रोकास्टिनेट करते हो या कितने एक्सक्यूज देते हो। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। Also how to deal with procrastinating mindset. आप हैबिट ट्रैकर बना दो। Obviously this is overall a different and a vast topic, I know. Of course. But थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता दे तो, because everybody is going through procrastination these days. Procrastination तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया आजकल। सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट ढूंढना होता है हमको कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज को प्रोकास्टिनेट। क्या हमें किसी कोई फियर है अंदर? जैसे अगर मुझे डाइट करना है, तो मेरा सबसे बड़ा फियर है कि मैं खाना मुझे खुद को ही बनाना है, फिर वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है,
वो सब चीजें लाना है, फिर उसके बाद में आ जाता है छड्डो जी जो बन रहा है वही खा लेते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन यहाँ से शुरू होता है कि कोई ना कोई तो फियर ही है जो आपको रोक रहा है। और हमें ज्यादा मेहनत वाला काम होता है ना, स्पेशली वहां पर, छोड़ो ना, कौन करेगा इतना, सर लीव इट, लेट्स मेक इट इजी फॉर अस। सो जल्दी उठना, मेनी पीपल ट्राई टू डू दिस कि जल्दी उठेंगे, एंड एज बोला भी जाता है कि जल्दी उठना इज अ की टू सक्सेस, राइट, बट कांट डेवलप दिस एज अ हैबिट। कुछ लोग करते हैं रेगुलरली, जो सालों से कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में जो एल्डर पर्सन है वो जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे, और हमें 6 बजे उठने बोलो तो लाइक इतनी जल्दी कौन उठेगा, अभी काम हो तो ठीक है। सो हाउ टू develop this as an habit, because majority people try to do this but can't succeed in it. ओके, सो अगर हम लेट उठ रहे हैं, राइट, सबसे पहले ऐसा होता है कि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी को, ब्रेन को एक सर्टेन टाइम पीरियड की रेस्ट की जरूरत है, विच इज नाउ इन अभी के सिनेरियो में 8 आवर्स हो गया है कि हमें 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आपको जल्दी उठना है, अभी हम सोचेंगे कि मैं 9 बजे उठता हूँ और मुझे 8 बजे उठना है, आपका ब्रेन आपको नोक बोल देगा। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है हमारा ब्रेन। वो वही आपसे करवाता है जो एक्चुअली आप चाहते हो। आप एक्चुअली तो लेट उठना चाहते हो, तो आपका ब्रेन स्नूज बटन दबा देगा। तो अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे उठ रहे हैं, तो आपने अपने आप से पूछा, अच्छा मैं 10 मिनट पहले उठ सकती हूँ क्या, मतलब मैं 8:50 पे उठ सकती हूँ। योर ब्रेन में जैसे मैं कहती हूँ, 5 मिनट के रिमाइंडर रखती हूँ 5 मिनट और 5 मिनट और, बट एक्चुअली आप उठते उतने ही बजे हो जितने बजे आप उठना चाहते हो। हाँ, एक्चुअली सो ये रिमाइंडर नहीं रखना है। सोते सोते मैं डिवाइड करती हूँ, अच्छा मुझे 10 मिनट्स 15 मिनट्स शावर में लगेंगे, फिर 10 मिनट्स मुझे मेकअप में लगेंगे, फिर 5 मिनट बाद हाँ मैं हो जाऊंगी ना, स्टिल 5 मिनट और सो लेती हूँ। So this is like very common ये होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमारा ब्रेन जैसे अगर हमें बोल रहा है कि हाँ 10 मिनट पहले आप उठ सकते हो, स्नूज बटन लगाना ही नहीं है। ये स्नूज ही तो प्रोक्रास्टिनेशन है, यही प्रोक्रास्टिनेशन है सबसे बड़ा। तो आपको बस एक बार लगा देना कि ठीक है 10 मिनट पहले उठे, फिर ग्रेजुअली उसको 5 मिनट और पहले, 5 मिनट और पहले। आपने एकदम से 1 घंटा पहले करोगे ना, आपका ब्रेन नो बोल देगा। अगर आपने 10 मिनट का टाइम अपने आप को दिया और 10 मिनट पहले आपने अपना अलार्म लगाया, आप उठ जाओगे कि चलो अभी तो 10 मिनट ही तो जल्दी उठाऊं आज, बट मैं जल्दी उठाऊं। मोटिवेशन क्या होगा, एंड इसे भी आप अपने हैबिट ट्रैकर में डाल सकते हो कि मैं आज 10 मिनट अर्ली उठा, टाइम लिख दिया 8:50। ग्रेजुअली आप देखेंगे 10 दिन के बाद वो टाइम 8 बजे का हो गया, राइट। सो इस तरीके से आप किसी भी नई हैबिट को अपने अंदर ला सकते हैं। अब ये तो हो गई जल्दी उठने की बात, अब जल्दी सोने की बात। हाउ टू डील विद दैट? जब आप जल्दी उठने लगेंगे ना, तो दोपहर को नैप लेना बंद कर दीजिए, अपने आप रात को जल्दी नींद आएगी। पीपल लाइक मी, I never sleep in the, hardly sometimes I sleep only if I'm free, otherwise मेरे दिमाग में 10 बातें चलती रहती है, I can't sleep in the afternoon। तो भूल ही जाओ, because I have loads of things to line up। उसके बाद आते हैं रात को जल्दी सोने की। तो कहते हैं कि अगर रात को जल्दी सोना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठोगे, पूरा दिन थक जाओगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट स्लीप, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये भी करके देखा, सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं, पूरा दिन शूट कर रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद पूरा दिन काम कर रहे हैं, फिर रात को जैसे ही बेड पे जाएंगे नींद उड़ जाती है। मतलब जल्दी उठे, पूरा दिन काम किया, उसके बाद भी रात को नींद नहीं आती, अल्टीमेटली अगले दिन लेट उठ गए, राइट। तो ये इस चीज को कैसे डील करें, जब रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम कुछ लोगों को है, ये प्रॉब्लम मुझे पहले से है, अभी से नहीं है। व्हेन आई वाज 13-14 टीनेजर थी मैं, तब से है। और मेरा ऐसा है ना कि रात को मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन हुआ अब। And the world is sleeping, now I can do whatever I want to do। मैंने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है जो रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं। And that's absolutely fine if your body cycle is like this। आपका जो बॉडी का टाइम साइकिल है वो अगर ऐसा है तो it's absolutely fine। आप लेट नाइट तक काम करो। जब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैं 5-5 बजे तक पढ़ाई करती थी रात के, और मतलब अर्ली मॉर्निंग के, एंड फिर मैं सोती थी 8 बजे, उठती थी, देन कॉलेज। बट ये एवरीडे नहीं पॉसिबल है, एवरीडे नॉट पॉसिबल। अब ऐसा हो चुका है कि अब लोगों को नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लग गई है। इंसोमेनिया तो नाउ इट इज लाइक कॉमन। मैं तो पहले से ही बोलती हूं कि मैं इंसोमनियाक हूं, पहले से ही बोलती हूं।
कि मुझे मतलब रात को जगा दो, मेरे से रात को कुछ भी काम करवा लो, आई एम ओके। मैं शूट्स भी ज़्यादातर रात को ही स्केड्यूल करती हूँ। आप सिर्फ थोड़ी सी चीज ट्राई करके देखना, सोने के 2 घंटे पहले तो मोबाइल को बिल्कुल कर दो साइड, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि वो आपके है ना वो स्लीपिंग वाले जो अपने बॉडी को रिलैक्स करने वाला जो है कामनेस वाले हॉर्मोन्स जो है, उनको तो वो ट्रिगर कर करके एक्साइट कर रहा है। ओके, तो ये अब सोशल मीडिया पे तो हम अभी आए ना इन दिस एज। Yes. मेरे को ये प्रॉब्लम है सिंस आई वाज अ टीनेजर। तब तो हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया, फोन नहीं था। तो भाई बहन थे ना, हाँ भाई बहन, उनके साथ मस्ती करते करते रात पे 12 कब बजती थी पता ही नहीं चलता। आई रिमेम्बर हमारे घर में आई मीन ऑलमोस्ट सारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे वो जल्दी सो जाते थे, बाकी मैं ब्लैंकेट के अंदर भी जाग रही हूँ। आई यूज्ड टू रीड बुक्स इन द टॉर्च, या मैंने एक छोटा सा लैम्प रखा था मेरे पास। मुझे रीडिंग की बहुत आदत थी पहले, तब आई यूज्ड टू रीड। हमारे घर में भी ऐसा माहौल होता था रात को, एनवायरनमेंट एज यू सेड, एनवायरनमेंट घर में दूसरे सोएंगे तो तभी हमारा माइंडसेट बनेगा ना कि हमें भी सोना। यस, हमारे घर में पार्टी होती थी रात को, तो बस फिर कहाँ से हैबिट, कहाँ से नींद आएगी? आपका एनवायरनमेंट ही वैसा है। एनवायरनमेंट मैटर्स। यू वोंट बिलीव, मेरी बड़ी बेटी को बुक्स रीड करने की बहुत अच्छी हैबिट है। उसको आप बुक रीड कर दो, बुक कोई भी दे दो, वो 2 दिन में खत्म कर देती है। वेदर इट्स मोटिवेशनल बुक, बहुत नॉवेल हो, कुछ भी हो, वो 2 दिन में फिनिश कर सकती है इफ शी इज हैविंग वेकेशन। बहुत कम लोगों को मैं इस टाइम में सुन रही हूँ कि दे रीड बुक्स, बिकॉज अदरवाइज नाउअडेज चिल्ड्रन आर ऑन फोन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स। क्यों फोन पर है बच्चे? क्योंकि हम फोन पर हैं। हम अपने पूरे दिन के खत्म होने पे जब फ्री होते तब उठाते कि चलो थोड़ी देर फोन देख लो, कुछ मैसेजेस हैं, कुछ ईमेल्स हैं, वो चेक कर लो। बच्चों के पास में तो बच्चों को क्या लगेगा, मम्मी पापा फ्री होते ही फोन उठाते हैं। अब बच्चों के पास हमसे ज्यादा फ्री टाइम है, वो फ्री होते ही फोन उठाते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने रात में एक रिचुअल बना दिया है जहां हम 4 जने, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बेटियां, हम लोग चारों लोग 15-15 मिनट या 20 मिनट बुक पढ़ते हैं, और हमने हमारी बुक में क्या पढ़ा वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब उससे क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उनको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं बुक रीडिंग का। अब मेरी छोटी बेटी को ज़्यादा आदत है स्क्रीन की, तो वो बुक रीडिंग उसको अच्छी लगती है, बट उसकी पसंद की होनी चाहिए। अब हमने वो बुक्स लेके आने शुरू कर दिया जो वो पसंद करे। अब उसको हमें बोलना ही नहीं पड़ता है। हम बच्चों को बोलते हैं कि अब फ़ोन नहीं लो, फ़ोन नहीं लो तो क्या लो, हमने वो ऑप्शन ही नहीं दिया। आप अपने बच्चों को बिठाओ, पूछो, इफ नॉट स्क्रीन देन व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू लव टू डू आउटसाइड एक्टिविटीज के अलावा, कि ठीक है अब आप बाहर जाके कुछ कर रहे हो, आप घर में क्या कर सकते हो, तो वो आपको अपने ऑप्शंस बताएंगे कि अच्छा स्क्रीन नहीं देखनी है तो मुझे ये करना है। वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज उन्हें लाके दो। राइट, आपने अगर ऑप्शन दिया बच्चों को तो वो करेंगे। अगर हमने उनको बोल दिया फोन यूज नहीं करना है, नो स्क्रीन टाइम, देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू, राइट? बिकॉज बच्चे भी सामने क्वेश्चन करते हैं, बुक्स तो स्कूल में से तो आए हैं इतना बुक्स पढ़ के ना, वी ऑल्सो वांट टू एंजॉय, तो ऐसे जवाब आते हैं ना कि हमें लगता है चलो ठीक है देख लो। सो फॉर ऑल द पीपल जो सोना चाह रहे हैं रात को लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने मोबाइल को दूर कर दो। आपका मोबाइल अगर आपकी अप्रोचेबल जगह पर है, साइड टेबल पर है, बहुत इजीली आप उठा सकते हो, तो आप रात को नहीं सो पाओगे। हाँ, जैसे मैं साइड कैबिन पे ही रख के तो वो मत कीजिए। आप देखिए, अब डॉक्टर्स का प्रोफेशन अलग हो गया कि उनके लिए मोबाइल उनके पास में होना जरूरी है, इमरजेंसी है, कुछ भी है, बट हमें अपने एटलीस्ट सामने कहीं दूर आप मोबाइल रख लो, अप्रोच में नहीं है, तो आप वहाँ पर डिसएंगेज हो गए सब सोशल मीडिया से। रात को सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले कंपलसरी, अगर किसी को नींद की या बॉडी काम ही नहीं हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 2 घंटे पहले मोबाइल को एटलीस्ट छोड़ दो। आपने मोबाइल अगर अपना छोड़ दिया, आपने वहाँ से डिसएंगेज हो गए। दूसरी चीज़ हो गई, आपने बॉडी को 5-6 स्ट्रेचेस दिए। जितने भी हमारे जॉइंट हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पर हमारे दिन भर के स्ट्रेस के टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो आपका नेक है, शोल्डर है, वो आपने रिलीज़ किया, उसको थोड़े से स्ट्रेचेस दिए, आपने रिलीज़ किया। 5-10 मिनट्स करीबन आपने मेडिटेशन किया, एंड बिफोर मेडिटेशन आप आँखों को और आपके पैरों को ठंडे पानी से धो के आते हो। तो जब आप सोते हो ना, तो आपका आईज और आपके थंब अलाइन होते हैं, एंड वो अगर अलाइन है तो वो आपके ब्रेन को ऑटोमेटिक कामनेस देते हैं।
ये आप कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन ब्रेन में दे रहे हो जस्ट बाय डूइंग दिस स्मॉल टिप. अगर आपने सबसे पहले मोबाइल रखा दूर, 5 स्ट्रेचेस किए, आपने ठंडे पानी से पैरों को आंखों को धोया, लाई डाउन हो गए, मेडिटेशन किया, ग्रेजुअली आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी. ऑफ कोर्स इस हैबिट को बिल्ड होने में टाइम लगेगा, एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ मैजिकल हैबिट कि आज के आज आपको ओवरनाइट चेंज होगा, नहीं होगा. यू नीड सम टाइम. आपके ब्रेन को उस हैबिट में, उस रूटीन में लाने के लिए एक टाइम चाहिए. Also, how to get rid of bad habits like smoking, drinking, having screen time, तो आपने काफी अच्छा बता दिया. Smoking, drinking, behavioral issues. हाँ. सो देखिए, कोई भी बैड हैबिट है, वो बैड हैबिट आपको अच्छी लग रही है इसलिए आप कर रहे हो, आपको पता है वो बुरी आदत है. Right. सबसे पहले वो एसोसिएशन की वजह से होती है. एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी 1971 में, वियतनाम और यूएसए का वॉर हुआ था. तब उस वॉर में ये देखा गया था कि जो यूएसए के सोल्जर्स थे, वो जब वियतनाम आए तो उनको हीरोइन लेने की हैबिट लग गई थी. और वो हीरोइन लेने की हैबिट उनको क्यों लग गई थी? क्योंकि वहाँ पर सब हीरोइन लेते थे, वहाँ पर इतना वॉर का इंटेंस माहौल था. तो क्या हुआ, जब वो सोल्जर्स जब गए तो उस हैबिट को अराउंड 35% लोगों ने उस हैबिट को अपनाया. एंड जब वो अपने शहर में वापस गए, जब यूएसए वापस गए, तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा समझ लीजिए कि 12 लोगों में से 9 लोगों ने हैबिट को छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं था. राइट. वो एक तो उन लोगों को इजीली वो चीजें मिलने लगी. एडिक्शन के भी आई गेस टाइप्स होते हैं ना, बहुत सारे. जैसे सम पीपल अडैप्ट, यस, एंड सम, जैसे अगर किसी को कोई चीज की आदत है तो वो अडैप्टेशन हो, कुछ भी हो, दे आर नॉट एबल टू लीव दैट. देखो, आपने वो आदत अपनाई या तो संगत की वजह से. हाँ. राइट. या आपके आसपास अच्छा, तो सब उसका कर रहे रीजन हैं. मैटर करेगा. यस. आप सब कुछ, आपके आसपास सब लोग कर रहे हैं तो आपको लगता है मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ, मैं मुझे फोमो होने लगता है, या लोग अपने आप को अलग फील करने लगते हैं. राइट. तो क्या होता है कि जो 10 लोग कर रहे हैं, वेदर इट इज रॉन्ग, लोग तो भी वही करेंगे. इस चीज के ऊपर भी कई रिसर्चेस हुई हैं. सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि वो आदत आपको लगी कहाँ से. कोई भी बुरी आदत है, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? क्या वो आदत आपको एक सेटिस्फैक्शन दे रही है, आपका स्ट्रेस रिलीज कर रही है, आपको एंजाइटी बिल्ड हो रही है अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो? आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? दूसरी चीज़, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो. इफ नॉट स्मोकिंग देन व्हाट? अपने आप को रिवॉर्ड दो कि ठीक है, मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, शायद मैं स्क्रीन टाइम बढ़ा देता हूँ, आज मैं स्मोकिंग नहीं करके मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा. एक और चीज़ है कि आप जिस रूट से जा रहे हो, वहां पर आपकी स्मोकिंग के कुछ पर्टिकुलर, सब लोगों के शॉप्स बंधे हुए होते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा होके ही स्मोक करता हूँ. राइट. आप अपना रूट चेंज कर दो. नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर एनवायरनमेंट. तो दिस इज द वे आप अपनी हैबिट के ऊपर काम कर सकते हो. कि सबसे पहले आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए क्या किया? उन लोगों का एसोसिएशन छोड़ा, वो स्मोकिंग क्लब छोड़ा, वो ड्रिंकिंग क्लब छोड़ा, वो गैम्बलिंग क्लब छोड़ा. राइट. तो वो क्लब छोड़ा, वो एसोसिएशन छूट गया, अब आप अकेले हो गए. तो अकेले हो गए, अकेला इंसान भी स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है. तो वहाँ उन्होंने इजीली अवेलेबल चीज़ों को हटा दिया. अब हम यहाँ पर बुरी आदतों में हम स्मोकिंग ले रहे हैं. बुरी आदतें जंक भी है. राइट. राइट. अभी हमने क्या कर रखा है? वो भी एक टाइप का इनटेक ही है. यस. अभी हम क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में फ्रूट्स रखते हैं, लेकिन बाहर बिस्किट और वेफर रखते हैं. तो व्हाट इज इजीली अवेलेबल फॉर यू? बाहर वाला बिस्किट एंड वेफर. आप गए, आपने जस्ट बिस्किट स्नैच किया, वेफर स्नैच किया, खा लिया, और फ्रूट्स अंदर रखें, ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में रखें. आप अपनी सेंटर टेबल पर बास्केट बनाइए फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स रखिए उसके ऊपर. आपको ग्रेजुअली हेल्दी ईटिंग की हैबिट हो जाएगी, इजी रीचेबल. तो आप अपना एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हो. अगर आप अपने, सबसे इम्पोर्टेंट है एसोसिएशन और एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. आप बहुत, ये तो बिल्कुल वैसे जैसे हम कैफे में जाते हैं, वही कॉफ़ी का हम 500 पे करते हैं, घर में 50 रुपीज़ में कॉफ़ी बन जाती है, बट हम एम्बियंस का पे करते हैं. तो वही एम्बियंस हम घर में भी बना सकते हैं. यस यस यस. राइट राइट राइट. सो कुछ लोगों को रिलेशनशिप की लत होती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या मे बी एनी अदर रिलेशनशिप, और वो मैंने देखा है कि people get addicted to them. Two people only. हाँ, two people like talking again and again on phone, and yes. इससे उनका जो personal life होता है वो भी disturb होता है, उनका professional life भी disturb होता है, but they are okay with that disturbance because they are enjoying doing that.
बिकॉज उनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन से एसोसिएट होने पर, राइट? क्यों एंगेजमेंट है? क्योंकि इमोशनल सेटिस्फैक्शन है उनकी, कहीं ना कहीं वो इमोशनल भरपाई हो रही है उस रिलेशनशिप से, वेदर दैट रिलेशनशिप इज राइट और रॉन्ग, वेदर दैट पर्सन इज राइट और रॉन्ग, उसके साथ में इतना एसोसिएशन राइट है या रॉन्ग है, वो सोचे बिना वो लोग उसके साथ इतना एंगेज हो जाते हैं, इतनी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है दो लोगों के बीच में कि वो लोगों को अलग करना डिफिकल्ट होता है. बट यहाँ पर फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. फैमिली को ये समझना है कि ये दो लोग जो आपस में इतना जुड़ गए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो रिश्ता सही है या गलत है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है. मतलब ये हमारे पूर्वज हमको बोलते आए हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस है, कोई भी चीज़ अति में है वो नुकसानदायक होती है. फिर चाहे वो भाई बहन का रिश्ता ही क्यों ना हो, वो कोई भी रिश्ता हो, हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट कोई भी इमोशनल डिपेंडेंसी है वो नुकसानदायक है. अब वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है फैमिली का. बाकी के जो फैमिली मेंबर हैं वो ये अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे घर का ये इंसान है, ये बहुत ज्यादा इमोशनली इंगेज हो रहा है कहीं पर, तो उसको उसके कौन से इमोशन की भरपाई हम कर सकते हैं एज अ फैमिली पर्सन, हम कर सकते हैं. तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वहां से डिस्कनेक्शन शुरू होगा और उसको इंसान को ये रियलाइज करवाना कि इतना टू मच डिपेंडेंसी किसी इंसान के ऊपर बहुत गलत है. इवन मैं तो यूँ कहूँगी कि आज के ज़माने में बच्चों का अपने माँ के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर भी टू मच डिपेंडेंसी है. आजकल हम देखते हैं कि जब हम छोटे थे, यानी अगर हम अपना बचपन देखें तो हमारे 2-3 भाई बहन हुआ करते थे, राइट? जो हमारा एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि सब भाई बहनों को इक्वली प्यार मिल रहा है. आज देखो एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चे, ओवर पैम्पर्ड. अब हम क्या कर रहे हैं, उनको इमोशनली डिपेंड बना रहे हैं. अब यहाँ फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फैमिली को ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको बच्चे को इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बनाना है, चाहे कोई भी हो सामने. So as a success mentor, what are important key points or habits we should teach to put our children? Any key things? Okay, so there are few key things. First of all, जैसे मैंने बताया उनका एसोसिएशन, ये सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी है. आपके दिन में 1 घंटा ऐसी न्यू लर्निंग के लिए आप दो. अगर बच्चे हैं वो अपने स्कूल की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट उसके अलावा 1 घंटा वो कुछ और नया सीख सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के ज़माने में फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर हमारे पास में अपने मोहल्ले में घूमने के अलावा कुछ नहीं है. ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन बच्चे या बड़े स्क्रीन में इतने एंगेज्ड हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं. जैसे हमारे टाइम पे हम आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे रात को. आई रिमेंबर हमारे पास टीवी मतलब हफ्ते में एक बार कभी ऐसे टीवी था, बट वो देखने के भी रूल्स होते थे कि यही दिन टीवी. अभी तो सोशल मीडिया प्रोग्राम्स ही नहीं थे, प्रोग्राम्स भी नहीं थे. एंड नाउअडेज चिल्ड्रन जब हमको बोलते हैं कि गो आउट, दे डोंट वांट टू गो आउट. दे आर नॉट ओपन टू फ्रेंडशिप्स आल्सो. आई हैव सीन दिस. सो उनके लिए देखो, अगर बच्चों की बात कहें ना, तो उनको हमें ऐसे किसी ग्रुप में, जैसे टैekwondo में डाल दो आप, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ग्रुप्स हैं, उनमें आप उनको ज्वाइन करवाओ, जो भी आपका बच्चा पसंद करता है. एंड इवन हम बड़े भी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहें. एक तो क्या होगा, वो एसोसिएशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने बैडमिंटन ग्रुप ज्वाइन कर लिया. अब बाकी की फीमेल या बाकी के लोग भी बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो हमें नहीं आता है, हम खेलने लगेंगे. कोई ना कोई हमें इंटरेस्ट दिखाएगा वहां पर, तो हमें और अच्छा लगेगा. सो एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है अदर देन योर एक्सरसाइज, राइट? एक आपका लर्निंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन, फॉलो योर हॉबी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हॉबी, अगर मैं बच्चों के लिए देखूं तो बच्चों तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. हॉबी वर्ड तो मैं आजकल के बच्चों में सुन ही नहीं रही हूँ. हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते थे व्हाट्स योर हॉबीज. हमारे स्लैम्स में भी ये होता था. आई रिमेम्बर स्लैम बुक. आई डोंट नो वेदर, आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन जो स्लैम बुक्स भरा करते थे. अभी के बच्चों को तो स्लैम बुक पता ही नहीं है. नहीं, स्लैम बुक पता है लेकिन भरने में इंटरेस्ट नहीं है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. क्या मतलब, वेस्ट ऑफ टाइम. वेस्ट ऑफ टाइम. क्यों अगले को जानना है हमें. और हमें जब स्कूल में थे, जब आई नीड योर स्लैम, तो हमें खुशी होती थी कि चलो देयर इज समबडी हु वांट्स टू नो अबाउट अस एंड हु कैन रिमेंबर अस फॉर इयर्स. सालों बाद जब वो बुक खुलेगी तो हमारा इंट्रो उसमें होगा. बट नाउअडेज, उस दिन हमारी बात हो रही थी इसी बारे में. मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे मेरा स्लैम का फोटो भेजा, कॉलेज का.
एंड मैं मेरे हस्बैंड को बता रही थी कि सी दिस, सो माय सन वाज लाइक ये क्या है मम्मी, दिस इज सो हाउ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने कहा इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, यू सी आज कितने साल हो गए, उसके पास मेरा स्लैम, मेरा इंट्रो, मैंने क्या क्या लिखा था वो अभी तक पढ़ा है। सो नहीं मम्मी आई डोंट लाइक दिस। सो ये दिस इज द जनरेशन गैप। यस यस, वी नीड वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते किसी चीज में, वो खुद को ही नहीं जानते, दूसरों को क्या जानेंगे। राइट। यू नो आजकल अगर आपको बताऊं सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना लोगों को लोनलीनेस का है। इट्स अ बिग इशू। मतलब अगर ऑडियंस में कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, दिस इज द हॉट केक इन मार्केट कि आप लोनलीनेस के ऊपर वर्क करो। डेफिनेटली 98% लोगों को लोनलीनेस का इशू है। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। मैं तो बोलूंगी कि गो आउट फॉर अ कॉफी अलोन, Of course. Go for a lunch, dinner alone. You don't need anybody. जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई हो, And that फ्रेंड हो या पार्टनर हो या कोई भी हो। And that is not कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर सकती हूँ। इट इज आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ। एंड एक्चुअली ये जो आपने जैसे सवाल था ना कि बच्चों में क्या आदत डालें, बच्चों में ये आदत बड़ी मुश्किल से डलेगी, लेकिन बड़े तो सबसे पहले डाल सकते हैं कि एटलीस्ट हम 1 घंटा अपने साथ बिताएं, खुद से खुद का रिश्ता मी टाइम। मैं हमेशा बोलती हूँ मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे उस मी टाइम में आप स्किन केयर करो, आप बाहर जाओ, आप कॉफी पियो, आप डांस करो, आप म्यूजिक सुनो, आप जो आपको एंजॉय। देखो आप मी टाइम में बोर हो जाओ, वो जो बोरियत है आजकल, यस डू नथिंग। आजकल लोगों ने बोर होना ही बंद कर दिया है, और बोर नहीं हो रहे हैं तो हमारी गट फीलिंग हमें आई नहीं रही है, इंट्यूशन ब्रेन का कोलैप्स हो गया है, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। अब जहाँ हवा चल रही है हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट। सो वो अपने साथ टाइम स्पेंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आप अपनी आवाज़ सुनते हो, खुद से खुद का रिश्ता बनाते हो, और खुद की गट का रिश्ता। यस, दिस इज काइंड ऑफ माई नॉट टैगलाइन बट आई यूज दिस वर्ड इन, आपने वेलनेस सेमिनार में भी यूज किया था, आई रिमेम्बर। खुद से खुद का रिश्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते और एक्सपेक्ट करते कि हमारे रिश्ते हमें खुश रखें, which is not possible. Yes, because I always say, see, normally mothers depend हो जाती है कि my children are my happiness or my husband is my happiness, but we have to understand that we should not be dependent on any relationship. Yes, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना, because बच्चे भी बड़े होने हैं, वो अपनी लाइफ में एक दिन बिजी हो जाएंगे। So then you'll sit सोच के कि वो मेरे बच्चे थे चले गए, so no, they had to go. इसीलिए you cannot be dependent on them for happiness. True. इसीलिए यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज किया ना, फॉलो योर हॉबी। फॉलो योर हॉबी मीन्स यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, राइट। ये आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल होगा। एंड हम अपने हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए मूवीज देखते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत आदतों में लग रहे हैं। आपने अपनी हॉबी फॉलो कर दी सिर्फ, तो भी आपका ब्रेन सेटिस्फैक्शन हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा, हैप्पी हॉर्मोन्स, डोपामाइन आपका रिलीज होगा ही डेफिनेटली। इफ यू लव डांसिंग, डू इट। Okay, so how to tackle past failure and traumas and how to start a new journey of success. बहुत सारे लोग इस चीज से जाते हैं। ये तो आई थिंक ना इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि ट्रॉमा क्या है, राइट। अभी यहाँ पे मैं 2 चीज़ बोलूँगी। पहली चीज़ कि अगर ट्रॉमा वाकई बहुत बड़ा है, छोटा है, जो भी हम उसको परसेंटेज नहीं देते हैं, ये 1-to-1 काउंसलिंग से ही रिजॉल्व होगा। ये इन जनरल मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी, that just that will help you to calm your brain. वो पास्ट ट्रॉमा को भूल नहीं पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, NLP is the only and the best solution to resolve this past traumas. बहुत इजीली कुछ ही सिटिंग्स में आप अपने पास्ट का कितना भयंकर बात क्यों नहीं हो गई हो, आप उसमें से निकल सकते हो। मैं कुछ आपको इंसिडेंट्स बताती हूँ, मतलब कुछ मेरे क्लाइंट्स का मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरे पास एक फीमेल आई जिनको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते थे। मतलब पैनिक अटैक उनको इतने ज़्यादा आते थे कि पूरी बॉडी शिवर करती थी, ब्रीदिंग लेना बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए, बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही थी। उनको हाथ पैरों में बहुत ज़ोरदार दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एंड यूजुअली जब भी उनको पैनिक अटैक आता था, ये पैनिक अटैक उनका 3-4 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी पूरा दिन चलता था। मतलब ये सेम उसी में रहते थे। और लोग क्या करते हैं, पैनिक अटैक आया, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा, एंजाइटी की दवाइयाँ स्टार्ट कर देगा, आप बेहोश ही रहोगे। उसकी जगह आप काउंसलर के पास जाइए, काउंसलर को, स्पेशली अगर कोई NLP कोच है,
जहाँ से भी हमारी ऑडियंस बिलोंग करती हैं, आपके सराउंड में जो भी काउंसलर है, अगर वो NLP जानते हैं तो आप डेफिनेटली उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको इसके बहुत इजी सॉल्यूशंस बताएंगे। एंड उन फीमेल के साथ में किस्सा ये हुआ था, उनके सामने उनके ब्रदर का मर्डर हुआ था। ओह माय गॉड। और वो ट्रॉमा, मतलब आप सोचिए कि सुनकर जब ऐसा लग रहा है आपको, वो सारे पिक्चर्स उसको रिवाइन होते थे, ये ऐसा ट्रॉमा है। सो ऐसे ट्रॉमा में से भी लोग बाहर आ जाते हैं बहुत आराम से। नाउ शी इज़ लिविंग वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत अच्छे से अपना डे रूटीन है। एंड जब ऐसा टाइम आता है तो लोगों के पास में लास्ट सोल्यूशन उनको लगता है सुसाइड कर लो, पर सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपने स्टॉप लगा दिया, राइट? सोल्यूशन इज़ कि एक्चुअली उसके ऊपर वर्क किया जाए, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी क्लाइंट आई जिसको पैनिक अटैक आते थे, और पैनिक अटैक उनके चलते थे 2.5 घंटा 6 घंटे, पूरा दिन भर भी चलता था। उस पैनिक अटैक में उनको पूरी बॉडी में सीवियर पेन होता था, हैवी ब्रीदिंग होती थी, एंड उनकी बॉडी पूरी शिवर करती थी। यूजुअली क्या होता है, लोग पैनिक अटैक में सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एंजाइटी की दवाई देता है, एंड फिर उसके बाद एंजाइटी की दवाइयाँ उनकी चालू हो जाती है, बंदा मोस्ट प्रोबेबली बेहोशी में ही रहता है, क्योंकि वो दवाइयाँ इतनी हैवी होती है, पैनिक अटैक इतना हैवी है। लेकिन हम काउंसलर्स या NLP कोचेस क्या करते हैं, हम रूट कॉज पे जाते हैं कि ये जो पैनिक अटैक है या ये प्रॉब्लम है, ये आई कहाँ से है, क्या ऐसा पास्ट ट्रॉमा है, करंट प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है। वी फाइंड आउट द रूट कॉज के ऊपर वर्क करते हैं, एंड विद इन 10 days आपको एब्सोल्युटली रिजल्ट्स मिलते हैं। वो जो मेरी क्लाइंट आई थी, विद इन 10 days शी वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। कुछ टाइम उनका और फॉलो प्रोग्राम्स चले, एंड नाउ शी इज़ लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक मेरी क्लाइंट है जिनको बड़ी अजीब सी बीमारी है, वो खुद के हेयर स्नैच करती है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती है, हेयर फॉल इज डिफरेंट, बट व्हेन शी इज फीलिंग बैड, व्हेन शी इज इन एंजाइटी मोड, वो खुद अपना एक एक बाल तोड़ती है, एंड ये बीमारी है। वो यहाँ तक पूरी टकली हो चुकी है, वो विग पहन के घूमती हैं। एंड ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर आप इसका मेडिसिन में ट्रीटमेंट करवाओगे, ट्रीटमेंट है, लेकिन वो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो सिर्फ आपकी एंजाइटी को थोड़ा कम करेगा। This is something I'm hearing for the first time. ये बहुत कम लोगों को, इतनी नॉर्मली ये फेमस नहीं है बीमारी। सो ये जो हेयर स्नैचिंग प्रॉब्लम है, इसको ट्रिकोटिलोमेनिया कहा जाता है। सो इन जनरल लैंग्वेज में हम हेयर स्नैचिंग डिसऑर्डर कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इंसान को जब एंजाइटी इश्यूज आते हैं, तब वो अपने खुद के बाल, बॉडी के किसी भी जगह के, चाहे वो आईब्रोज हो, आई लैशेज हो, या हेयर अपने हो, अपने बालों को वो ऐसे स्नैच करता है, उसे पता नहीं चलता है कि मैं अपने बाल स्नैच कर रहा हूँ। उसे बाद में रियलाइज होता है कि यहाँ बाल नहीं है, मैंने बाल कर दिया अपने आप को। और वो अपने आप को इतने अंदर से इतना वो डिज़ायर आती है वो स्नैच करने की, हेयर स्नैच करने की, और उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो ये प्रॉब्लम को करते ही रहते हैं। बट इसका भी इलाज NLP में बहुत अच्छा है। हम रूट कॉज फाइंड करते हैं। पहले तो कोई भी बीमारी हो, वेदर इट्स साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल या साइकाइट्रिक, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपके कोई ना कोई इमोशंस से ही जुड़ी हुई है। आपका कोई तो इमोशन होगा जो उसको ट्रिगर कर रहा है उस बीमारी को। जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया कि उनके साथ में उनके सामने उनके भाई का मर्डर हुआ था। सेकंड केस में ये प्रॉब्लम क्यों आई, हस्बैंड वाइफ के बहुत इश्यूज थे, घर के बहुत इश्यूज थे, और हर किसी का ब्रेन अलग है। अगर एक बंदे के साथ सेम इश्यूज हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से, उसका परसेप्शन अलग होगा, उस इवेंट को देखने का नज़रिया अलग होगा। और सेम वेज जैसे इनके साथ जो प्रॉब्लम था, इन्होंने कुछ अलग तरीके से इसको ले लिया और वो बीमारी उनको हो गई। तो वी फाइंड आउट कि उसका पास्ट प्रॉब्लम क्या रहा है, रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं एंड फिर दिखाते हैं। तो मैं ऑडियंस को कहूँगी, जिनको भी पास्ट ट्रॉमा है, कोई ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो सबके लिए काम कर सकती है। आपके लिए स्पेशल रेमेडी है, और वो आपका काउंसलर ही आपको बताएगा। क्लिप्टोमेनिया एंड अदर इल डिसऑर्डर्स। क्लिप्टोमेनिया काफ़ी पैसे वाले लोगों को भी सोशल इमेज खराब कर चुका है अभी तक, एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल टू ट्रीट? इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। मेरे पास में करीबन, अगर रजिस्टर्ड केस बोलूँ तो मैं 12-15 रजिस्टर्ड केस है,
और जो इन जनरल हम लोग ऑनलाइन भी हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी कई केसेस हैं. सो ऐसे प्रॉब्लम्स में भी अगेन कोई ना कोई इमोशनल इशू ही होता है. ट्रिगर पॉइंट जो होता है वो इमोशनल ही होता है. Okay. और हमें काम करने की वही ज़रूरत होती है. देखो, सामने वाले को पता है कि मुझे चीज़ चुरानी है, अभी ये आपका अवार्ड है, मुझे लेना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसको बेचना नहीं है, मुझे इसको कहीं पे सजाना नहीं है, लेकिन ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. या आपके इधर ये मग रखा है आपका, और उस इंसान को पता ही नहीं चलेगा, वो स्नैच करेगा और लेके जाएगा अपने साथ में, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ये मग पसंद आया. इसीलिए जब ये बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को जब ये बीमारी होती है, और इसको हम इन जनरल चोरी कहते हैं, बट बेसिकली ये चोरी नहीं है, ये प्रॉब्लम ही है, डिसऑर्डर ही है, जिसमें भी रूट कॉज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. इसके ट्रीटमेंट जो होते हैं वो 3 तरीके से हेल्पफुल होते हैं पेशेंट को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए. 1 इज़ मेडिसिन, ऑफ कोर्स मेडिसिन देना ही पड़ेगा. सेकेंड इज़ 100% फैमिली सपोर्ट. फैमिली एनवायरनमेंट का, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इमोशंस से ही जुड़ी हुई बीमारी है. एंड थर्ड इज़ काउंसलिंग. काउंसलिंग, आपको एक सही काउंसलर आपको आपके पूरे दिन का क्या रूटीन होना चाहिए वो आपको बताएगा. ये 3 पैरामीटर्स अगर प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो चाहे कहा जाता है कि साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स में स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ मोस्ट डेंजरस डिजीज, उसे भी हमने रिजॉल्व किया है विद दीज 3 पैरामीटर्स. जहाँ पे ग्रेजुअली हम लोग काउंसलिंग के साथ में ग्रेजुअली जो मेडिसिन का परसेंटेज है वो कम करते रहते हैं, एंड फैमिली एनवायरनमेंट को और हेल्दी बनाते हैं पेशेंट के लिए, जिससे कि उसे एक सपोर्ट सिस्टम मिल सके और ठीक होने के लिए, उसे एक रीज़न मिल सके कि क्यों मुझे ठीक होना है. Right. तो वो अर्ज अंदर से जगना इज इम्पॉर्टेंट. So my next question would be, some people have compulsive disorder of physical activity like moving fingers, shaking legs, उंगलियों को तोड़ना. So how to deal ये with जो this? कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना, ये अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंजाइटी, राइट? एंड डेफिनेटली ये एंजाइटी के कुछ रीजंस होते हैं. एक फियर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. फियर वैसे भी इन जनरल हम अगर अपने आप को देखें तो या तो हम पास्ट की चिंता कर रहे होते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं. तो जो एंजाइटी है वो ट्रिगर ही यहाँ से होती है. तो ये जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है, चाहे वो कुछ आप फिंगर मूव कर रहे हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा ऐसे लेग मूव होते ही रहते हैं कंटिन्यू, लेग मूवमेंट. हाँ. या लेग मूवमेंट, जब भी कोई ये एक्टिविटी होती है दिमाग में कुछ और चल भी रहा होता है साथ में. वो कुछ और चल रहा होता है, इसलिए आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है. तो वो जो रिएक्शन है उसको ठीक करने के लिए अगेन आपको 1-to-1 काउंसलिंग की हेल्प करनी है, लेनी है. मतलब आपको काउंसलर के पास जाना है. सेकंड, आपको अपने रूटीन में चेंज करने की बहुत जरूरत है. कौन से ऐसे चीजें हैं अभी आप, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज एबनॉर्मल, और इट इज नहीं, इट इज नॉर्मल नाउअडेज, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. अभी मैं आपको जैसे मेरे एक क्लाइंट का केस बताती हूँ. उनको ये जो आप कंपल्सिव बोल रहे हो ये फिजिकली अपीयर हो रहा है. एक कंपल्सिव होता है जो फिजिकली दिखता नहीं है लेकिन वो बॉडी के अंदर होता है, जैसे हार्ट बीट का बहुत बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का स्पाइक करना, डायबिटीज का स्पाइक करना, थायराइड का स्पाइक करना, कोई भी अंदर जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है उसका स्पाइक करना. अब आपने देखा, हम लोगों ने ये देखा एक क्लाइंट के साथ में कि उनको उनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ रहा था, हार्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ब्लड प्रेशर बहुत स्पाइक कर रहा था, एंड उसकी वजह से उनको सडनली ब्रेन में बहुत, मतलब सिर बहुत दुखने लग जाता, और वो अपने आप को पूरा ड्रेन फील करते थे. तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इन जनरल इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सो इट्स मे बी एंजाइटी. जब वो हमारे पास आए, हमने उनका पूरा प्रॉपर चेक किया, हम एक हार्ट डॉक्टर से भी मिले, एंड उनसे मिलकर हम लोगों ने पूरा उनका वो चेक किया. तो पता चला जब भी उनका क्लाइंट का कॉल आता, उनके कॉल्स दिन भर के बहुत ज़्यादा थे, जैसे क्लाइंट्स के कॉल आते, पूरा ट्रैक किया हमने, क्लाइंट का कॉल आते इनकी हार्ट बीट बढ़ती. और अगर क्लाइंट ने या इनके बिजनेस से रिलेटेड कॉल्स थे, अगर वो कॉल्स इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, उसमें कोई ऐसा कॉल आया जिसमें सामने वाले ने किसी भी तरीके का स्ट्रेस दिया. एक सिंपल एग्जाम्पल कि आपने चेक दिया है, चेक बाउंस हो गया, पास नहीं हुआ है, इतनी सी बात है, बैलेंस है, किसी भी रीजन से बाउंस हुआ. अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ठीक है दोबारा कर दो, राइट? लेकिन अगर आप इस चीज़ को उनके नज़रिए से देखो, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती, अचानक सिर दर्द शुरू होने लगता, उन्हें लगता मुझे माइग्रेन हो रहा है, मुझे ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस हैं.
वो बंदा उस डायरेक्शन में सोच रहा है, बट हम इसके रूट पे गए. इसका रूट का क्या था? अंदर से इम्पल्सिवनेस बढ़ रहा था, राइट? एंड उसके ऊपर जब वर्क किया तो हम लोगों ने उनके कॉल्स के ऊपर काम करना शुरू किया. उनको हमने ये बोला कि अपने जो आप इतने दिन भर के कॉल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, वो किसी को असाइन कीजिए ताकि आपको नहीं आए. तो ये जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये सिर्फ फिजिकली अपीयर हो रहा है ऐसा नहीं है, अंदर भी होता है. एंड इसके ऊपर रूट में जाके काम करने की ज़रूरत है. इसके लिए ऐसा कोई एक डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है. आप अपनी रूटीन पर डेफिनेटली वर्क कीजिए. खुद थोड़ा सा देखिए कि मैं माइंडफुली चेक कीजिए कि मुझे कब ये इश्यूज हो रहे हैं. आज भी लोगों को इस चीज़ को बोलने में, एक्सेप्ट करने में कि मुझे इमोशनल इशू है या मुझे मेंटल इशू है, लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये अभी भी टैबू है, राइट? ये टॉपिक ही टैबू है. चाहे कितनी भी आफ्टर कोविड सिचुएशन कितना भी अवेयरनेस बढ़ गया हो, बट स्टिल इट्स अ टैबू. तो जब आपको फर्स्ट स्टेज ही होती है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है. एंड ओवर थिंकिंग इज अ जनरलाइज थिंग जो 98% लोगों को सभी है. करते हो, सभी करते किड्स भी करते हो. यस. सो वहीं पर ही माइंडफुलनेस से आप उसको ठीक कर सकते हैं. अब वहाँ आपके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी 20 मिनट्स करना कंपलसरी है. वाई इट इज़ कंपलसरी? वो आपकी बॉडी में से नेगेटिव टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, राइट? जो हाइपरनेस क्रिएट होती है उसे रिलीज करता है. सेकेंड, माइंडफुल के लिए आप कोई भी मेडिटेशन, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो यूज़ कीजिए. अगर आप गाइडेड मेडिटेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं तो जस्ट ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव कीजिए. एटलीस्ट दिन में 3 बार 10 बार गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है. मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको टेक्निक बता देती हूँ आपको. आपको 8 काउंट तक सांस लेनी है, ओके? जैसे आप सांस लंबी भर रहे हो, उसके बाद एक होल्ड कीजिए सांस को. सांस भरने के बाद होल्ड करना है, 16 काउंट तक होल्ड करना है. ये आपने प्रैक्टिकली वेलनेस सेमिनार में करवाया था. Yes. एंड आई डिड इट. यस. एंड इसको 16 काउंट तक आपको होल्ड करना है. देन धीरे से 8 काउंट तक वापस आपको रिलीज करना है. 8 16 8 ये एक प्रैक्टिस है. अगर आपको लगता है कि 16 सेकंड्स तक होल्ड में नहीं कर पाऊंगी या 16 काउंट तक होल्ड नहीं कर पाऊंगी, तो आप इसको कम कर सकते हैं कि चलो आपने ट्राई किया 8 8 8 आपने ट्राई किया. ये सिर्फ 10 ब्रीदिंग भी आप लेते हो ना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. सेकंड, आपकी हैप्पी हार्मोन को रिलीज करने के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास में मूड अपलिफ्टर्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाट आर माय मूड अपलिफ्टर्स. कब मुझे नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, कब मुझे ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है. तो जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, मुझे नेगेटिव थॉट ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, तब यूज़ कीजिए अपने मूड अपलिफ्टर्स को. फॉर एवरी इंडिविजुअल्स मूड अपलिफ्टर्स आर डिफरेंट, राइट? मे बी आपके लिए, जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए एक मूड अपलिफ्टर है कि आप अलग अलग तरीके के लोगों के मेकअप्स देख रहे हैं, वो आपको बहुत चीयर करता है, बहुत अच्छा लगता है आपको. मेरे लिए मेरा मूड अपलिफ्टर है कि जब मैं डांस करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ. तो वेन एवर इवन माई हैक्टिक रूटीन, मैं एक 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ तो उसमें 2 मिनट आई जस्ट ईयरफोन लगाया और मैं झूमने लगती हूँ, तो मैं पूरी वापस से रिचार्ज हो जाती हूँ. तो मेरे लिए वो मूड अपलिफ्टर है. सम टाइम इफ इट इज़ फीजिबल, म्यूजिक इज मूड अपलिफ्टर, ड्राइविंग इज मूड अपलिफ्टर. ट्राई कीजिए कि ऐसा मूड अपलिफ्टर जो आपको नेगेटिविटी कोई नहीं दे रहा है. जैसे स्मोकिंग मूड अपलिफ्टर ही है लोगों का, लेकिन वो नेगेटिव है, राइट? ईटिंग हैबिट्स मूड अपलिफ्टर ही है. शुगरी फूड खाना, स्वीट फूड खाना मूड अपलिफ्टर है. स्वीट खाने से बहुत मूड अपलिफ्ट होता है आपका, बट इट इज़ नेगेटिव ऑल्सो. सो ऐसी चीज़ों को मत लीजिए. जो हेल्दी ऑप्शन है उनको चूज़ कीजिए. डार्क चॉकलेट खाओ, वो मूड अपलिफ्टर है, राइट? आपके लिए आपका मूड अपलिफ्टर कौन सा है जो आपको उस नेगेटिव जोन में से बाहर निकाल सकता है? we ourselves have to find that yes. ये हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं एंड उस ट्रॉमा की सिचुएशन से बच सकते हैं. बट इन केस अगर आप उस सिचुएशन में पहुंच गए, हमारे ऑडियंस में से अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपना पूरा डे डिज़ाइन करना है. माइंडफुली आपको एनालाइज करना है कि मुझे कब ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं, कब मुझे बॉडी में शिवरिंग हो रही है या
ये कंपल्सिव डिसऑर्डर जो हो रहा है, तो वो जो मेरे एक्शंस है वो किस टाइम पर हो रहे हैं, वो माइंडफुली आपको चेक करना है कि मुझे किस टाइम पर होते हैं, उस टाइम पर मेरी एक्टिविटी क्या होती है, मेरी सराउंडिंग क्या होती है, उनके ऊपर आप वर्क कीजिए. सो डेफिनेटली आप एक अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देंगे. एंड आई रिक्वेस्ट आवर ऑडियंस कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मुझे ये स्टेज दे रहे हैं जहाँ पर मैं काफ़ी सारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाऊंगी. सो आई रियली रिक्वेस्ट कि मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे. आपको लगता है कि अगर सबसे बड़ी आपको बीमारी है कि लोग Actually. क्या सोचेंगे. अरे वो भी हम सोचने लगे तो यार हम हमारा कब सोचेंगे. एग्जैक्टली. सो ये मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे. अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, गो एंड आस्क फॉर अ हेल्प. इससे पहले कि लेट हो जाए, आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ. मेरे पास में कई बच्चे आते हैं, इवन आज की हमारी जेनजी जनरेशन बहुत एडवांस है, उनको पता है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, बट पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग देम. हमारे पास कितनी बार ऐसे आते हैं, मतलब लिटरली एक मदर मेरे पास आके मुझे बोलती है, मैं माँ हो के मेरे बच्चे को नहीं समझ सकती हूँ, आप बाहर वाली समझोगी. What was this बाहर वाली. तो मतलब हाँ. मैं बीइंग अ काउंसलर, ऑफ कोर्स मैं उस चीज में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अंडरस्टैंड करूंगी कि वो of क्या course. इमोशन है. So आपने उनको नहीं पूछा आप बीमार होते हो तो बच्चों को डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हो, वो भी ये तो बाहर डिस्कशन वाला होता है, बट अगेन एक मेंटल जहां पर आता है तो लोगों को लगता है कि पागलों का ही बात होती है. अगेन वही ना माइंडसेट. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. सो आई रिक्वेस्ट अगेन ऑडियंस, आपको कहीं पर भी लगता है मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, या जब ये शुरुआत होती है आपके कोई भी बॉडी मूवमेंट कंटिन्यू होने की शुरुआत होती है, वहीं पर ही एक अच्छे काउंसलर के पास जाइए. कुछ सिटिंग्स लगेंगी बट डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा. So now it's time for a fun rapid fire round. Oh, where I'm going to ask you ये 10 to सरप्राइज है 12. मेरे लिए. हाँ, this is surprise for you. आपको Okay. जितनी हो सके quickly answer करना है. Biggest challenge of life. Health. Happiest और moment. health means I am talking about family health. Family health. Okay. हाँ. Happiest moment of life. My first baby. Maximum answers of every woman are this only. Even if you ask me, for me also it was this only. Although I won lots of awards, but happiest moment my first baby. And yes, second of course. मेरा बेटा मुझे first मेरा बेटा मुझे पूछता है कि now तो you have another son also. So how am I special? I said you are the one who made me mom. Yes. Yes. You gave me the title of mom and hence you are special. Saddest moment of life. मेरी दादी की डेथ एंड दादू की डेथ. Favorite food? फेवरेट फूड, मैं सूरत में रहती हूँ. कितना सारा खाना है ऑप्शंस में. सो देयर इज नो सच फेवरेट फूड काइंड ऑफ थिंग. आई लाइक फ्रूट्स, बट एनी टाइम आई कैन हैव फ्रूट्स. Favorite places to visit? आई एम अ माउंटेन पर्सन. सो माउंटेन की कोई भी जगह है तो बस ये हंसी वादियाँ. अच्छा, बकेट लिस्ट में ऐसी कौन सी जगह है जो विजिट करना चाहते हो? वेनिस. वेनिस. ओके. कॉफी और टी? कॉफी. ऑफ कोर्स. शॉपिंग और स्लीपिंग? स्लीपिंग. आई प्रेफर स्लीपिंग. A girl saying no to shopping. No to shopping. Absolutely no to shopping. Very nice. Apart from money, what's more important? Apart From money. Apart from money, what's more important? इसको वापस पूछो, शायद ये रैपिड फायर में ऐसा है ना. Okay. Apart from money, what's more important? फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी. Mountain or a beach? You just said mountain. Yes, mountain. You get a chance to go on a date with a celebrity. Who would it be? Celebrity. हाँ. I think I would love to go with my guru Tony Robinson. He's a celebrity also and he's my guru also. Like मैंने मास्टर NLP मास्टर उनसे ही किया है. So I would love to go with him if he is ready. Next 5 years from now, where do you see yourself? Internationally famous, coach. Wow. अगर आप NLP कोच नहीं होते तो क्या होते? Fashion designer. Oh yeah, you said. Fashion designer. So it was really fun talking to you, Thank you Sunita so ji. much. I hope you enjoyed being with us. Yes, And, absolutely. Of course, at the end of the episode, you also get a chance to ask me one question if you have something in your mind.
what is the one thing that drives you? You know, whole day you have such a busy schedule, 3 Coffee. बच्चे, My coffee. I cannot survive without coffee. मेरे घर में आपको 10 to 12 फ्लेवर्स मिल जाएंगे सिर्फ कॉफी में, वनीला कॉफी, ऑरेंज कॉफी. सो आप जहाँ भी कितने मैं शॉट्स जाती लेते हो हूँ, कॉफी के दिन में? ये भी मेरा एक रीजन है ना सोने का. जैसे मैंने आपको बताया, ये भी मेरा एक, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बोला, जो मुझे जानते हैं, आप कॉफी कम कर दो शमा, आप कॉफी कम. इवन प्रेगनेंसी में माय डॉक्टर्स वर लाइक नो कॉफी, यस दूर रहो कॉफी से. नहीं, आप जितना मैं ज्यादा, पूरे दिन में 8 से 10 कॉफी पी लेती हूँ. और It's अगर too much. हाँ, मैं इतनी क्रेजी हो जाती हूँ कि मेरी हाउस हेल्प चली जाती है 7 बजे, उसके बाद अगर मुझे कॉफ़ी चाहिए, मैं अपने काम के लिए नीचे नहीं उतरूंगी, मैं ऑल द वे मेरे बेडरूम से नीचे उतरती हूँ किचन में, मैं अपने लिए खुद बड़ा मग कॉफ़ी बना के वापस ऊपर चढ़ती हूँ. मतलब मुझे अगर कोई नहीं बना के देगा, मैं खुद बना लूंगी, बट कॉफ़ी मुझे चाहिए. इतनी क्रेजी हूँ मैं. उस एडिक्शन के ऊपर वर्क करना है. तो आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे कि हाँ. बैड हैबिट्स को कैसे करना Right. चाहिए, तो दिस 10 cups of coffee is absolutely It's bad dangerous. habit. I know, अभी I आप know. किसी अब डाइटिशियन से अभी पूछेंगे? मैंने कम किया है. नाउ आई हैव कम डाउन टू 5. ओके नाउ आई हैव कम डाउन टू 5. आई एम वर्किंग ऑन इट. ओके ग्रेट. सो उसका कोई सब्स्टिट्यूट देखो कि अगर मुझे कॉफी पीने से पहले तो मेरा क्या ट्रिगर हो रहा है. चैमोमाइल टी पीती थी फिर मैं. हाँ, दैट कैमोमाइल टी इज गुड. हाँ. ग्रीन टी कैन बी सब्स्टिट्यूट. आप ग्रीन टी में थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन डालोगे तो इट्स गुड. टी में ऐसा है ना कि टी से मुझे मेरी कॉफी की क्रेविंग खत्म नहीं होती. ग्रीन टी, हाँ, वो कॉफी की क्रेविंग खत्म नहीं करेगा, बट वो कुछ सिपिंग करने की हैबिट होती है ना हमें, वो उसको जरूर कंट्रोल करेगा. यू कैन हैव मे बी ब्लैक चॉकलेट समटाइम. कॉफी बीन्स आप अपने घर में रखो, तो वो एक कॉफी बीन मुंह में डाल दो, तो वो कॉफी को भी, वो क्योंकि वो रोस्टेड भी नहीं है एंड वो क्रश्ड भी नहीं है, तो कॉफी का जो निकोटीन है वो नहीं जा रहा है बॉडी में, बट फ्लेवर आ रहा है. ओके. तो यू कैन ट्राई दैट कि भाई कॉफी बीन मुंह में डाल दिया जब व्हेनेवर यू आर फीलिंग कि मुझे कॉफी पीनी है. अच्छा, ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव का मिक्सचर. एंड ऑल्सो व्हाट ड्राइव्स मी इज गोइंग फॉर अ मूवी, स्पेशली एट नाइट. सबसे लास्ट वाला शो. ओह वाओ. सबसे लास्ट वाला शो जो 11 बजे, 10:30, 11 बजे वाला शो होता है. मैं मोस्टली मूवी जाती हूँ तो रात का, और 1 बजे 2 बजे घर आना, हैविंग अ नाइस पॉपकॉर्न in middle of the show along with coffee of course sometimes. And मेरे But साथ yeah, ऐसा, going on a movie, not at all a movie person. मतलब हाँ. इतने पेशेंस ही नहीं, 3 घंटा मूवी कौन देखेगा. मेरे घर में कोई मूवी, माय हस्बैंड, माय किड्स, कोई मूवी पसंद नहीं, बट मेरे साथ सबको आना पड़ता है. एंड दो आई नेवर फोर्स एनीबडी, बट नाउ अब ऐसा हो गया ना कि सूरत हैज बिकम अ कैफे सिटी नाउ. कैफे सिटी, जहाँ जाओ वहाँ कैफेज हैं. तो अब सो व्हाट, अगर आपको कैफे नहीं जाना, क्या बचता है? मॉल. सो व्हाट, अब मॉल भी नहीं जाना, क्या बचता है? मूवी. सो देन दैट्स द ओनली एंटरटेनमेंट लेफ्ट. रेस्टोरेंट्स, कैफेज. And now we can say कि सूरत is a city of restaurants. City of restaurants. That's what I say. हर मैं तो तरीके बोलती हूँ का सूरत is खाना a है. cafe city now. Every Yes, it is cuisine true. you get here. It is true. So movies देखना तो मुझे पहले से पसंद है. Movie and coffee, ये 2 चीजें हैं. All right, so nice question. I really loved your question. आज मुझे कॉफी के बारे में बोलने मिला. Otherwise nobody asks about coffee. So hi Sunita ji, how are you? I'm absolutely fine and आपसे मिलके तो और खुश हो गए. Biz Thrive के बारे में बताइए, और ऑफ कोर्स मैं आपके बारे में बोलूं उससे बेटर आप अपने बारे में बता पाओगे. मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली आपने दिया है. मैं NLP, मैं आई एम मास्टर इन NLP एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, एंड एक कम्युनिटी रन कर रही हूँ जिसका नाम है बिज थ्राइव, जिसमें हम फीमेल हो या मेल एंटरप्रेन्योर्स हो, हम उनको कैसे वो अपने बिजनेस को 2x 10x पर लेके जाते हैं, उसके लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं. एंड उसमें एवरी वीक हमारी ट्रेनिंग्स रहती है जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके, एंड उसमें हम डेफिनेटली एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं जो कि अपने बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, एंड वो अपनी शेयरिंग करते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं. एंड लोग जो हमारा जो पूरा बैच बना हुआ है उसमें हमारी कम्युनिटी है, वो उनसे क्वेश्चन पूछती है, उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड. सो इस तरह से ये बिज थ्राइव करके एक पूरी कम्युनिटी हम रन कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया को फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग बनाए, एंड जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिले.
Of course, this builds a mindset. This helps Yes, in building a mindset, definitely. and a good mindset leads to a good business. Absolutely, absolutely. Sir, Dr. Sunita, it was really wonderful talking to you. मैंने तो आज सक्सेस और सक्सेस माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ जाना है. It was really a very helpful session for me. I hope आपके लिए भी it was the same. मिलती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में. टिल देन आपको पता है आपको क्या करना है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आप भी हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू जस्ट नीड टू कमेंट with your name and introduction, and my team will definitely get back to you.